आप सभी का एक बार फिर से ओकलशाला की पाठशाला में, जिसमें हम हर बार एक नए टॉपिक को सीखते हैं, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप अपनी विंडोज़ को ऑन कर लीजिए, अंधेरे को रोशनी में कन्वर्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एनर्जी फ्लो होने दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सुरेंद्र कुमार जी, थैंक यू सुचित्रा मैम। चलिए, आज की क्लास एक बार फिर से शुरू करते हैं उसी एंथुजियाज्म के साथ जो एवरी वीक हम लोग एवरी वेडनेसडे को जुड़ते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो है रिलेटेड आपका घर का वास्तु। थोड़ा सा वास्तु को के कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। हो सकता है आप अलग अलग मोडेलिटी में काम करते हो सकता है आप पहली बार इस सेशन में जुड़े हों, हो सकता है आपको नॉलेज है या नहीं है। मैं यही एज्यूम करती हूँ कि आप यहाँ सीखने के मैनर में बैठे हुए हैं और आप कुछ सीख कर जाना चाहते हैं। आपके घर के अंदर जो भी सामान जैसे भी रखा हुआ है आपने, हर किसी सामान की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपनी एक एनर्जी होती है। और वास्तु का अगर हम निचोड़ देखें तो आपके घर में जो जो वस्तु जैसे जैसे रखनी होती है, उसी के शास्त्र को वास्तु शास्त्र कहा जाता है। यानी कि वास्तु का मतलब होता है आपके स्थान को रहने योग्य बनाने के लिए आप जिन जिन वस्तुओं को, जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करते हैं अपने घर में, उसके लिए जो जो टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं, जो भाव रखते हैं, जो एक मैनर रखते हैं उसके पीछे, उसी का नाम सिंपलेस्ट वर्ड्स में वास्तु कहा गया है। वास्तु अपने आप में ही एक बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल साइंस है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर आपकी कुंडली में आपकी दशा बदलती है तो आपके घर की दशाएं और दिशाएं दोनों बदल जाती हैं। इससे ये साबित होता है कि हर चीज आपकी लाइफ में एक रोल प्ले करती है, एक एनर्जी एक रोल प्ले करती है। आप अपने घर के अंदर कोई भी एक्टिविटी करते हो, उसकी एक वाइब्रेशन होती है। ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो हर ऑब्जेक्ट का अपना एक एनर्जी लेवल होता है, एक फंक्शन होता है, एक तरीका होता है। उस तरीके को कैसे आपने अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है, उसी को ही हम वास्तु शास्त्र बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति को बेसिक प्रायोरिटी बेसिस पर अगर देखा जाए तो रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए होता है। इससे बेसिक नेसेसिटी किसी की नहीं हो सकती। हर किसी को सुबह से शाम तक इसी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है और अपने वास करने के स्थान को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको ब्यूटिफाई करने के लिए, उसको पॉजिटिवली एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए सारा दिन मेहनत करता है। कुछ लोग इसको लेकर अवेयर होते हैं, कुछ अवेयर नहीं होते हैं। आप सभी जो इस शास्त्र से इस क्लास में आज जुड़े हैं, डेफिनेटली आप सब अवेयर हैं, इस एनर्जी के महत्व को जानते हैं, इसकी एनर्जी को पहचानते हैं। और ये हमेशा ही इम्पैक्ट करता है। कभी ऐसा नहीं होता कि किसी के घर में कम या ज्यादा करेगा। जैसा आपका भाव होता है वैसे ही आपका घर की एनर्जी डिसाइड कर लेती है कि हमें कैसे फ्लरिश करना है। वास्तु अपने घर में लागू कर सकता है और बड़े से बड़ा अगर व्यक्ति करेगा वो भी कर सकता है। सबका रूल एक ही होता है, उसके लिए कोई छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, ऊंच नीच का नहीं होता। हाँ, उसके अकॉर्डिंग मटेरियल वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू आवर पावर, अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंशियल सपोर्ट। देख सकते हैं जिसके पास जितना पैसा होता है उसी हिसाब से वो अपने घर में चीजों को लेकर आता है। तो कहने का मतलब है वास्तु आपके रहने के स्थान को किस तरीके का बनाने की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस वास्तु के लिए आपको दो तरीके की एनर्जी की जरूरत होती है। आज हम वास्तु के बेसिक 9 प्रिंसिपल की बात करेंगे कि जब आप, ये शुरुआत है, शुरुआती दौर पर जब कोई भी व्यक्ति अपने घर के लिए, अपने वास्तु के लिए
स्थान का चयन करता है, अपने घर को बनाने की शुरुआत करता है या बनाकर रहता है, तो उस कंडीशन में उसको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम ऊपरी तौर पर आज क्या हो रहा है मार्केट में, ऊपरी तौर पर ज्यादा काम करके दे दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन आप इस चीज को मान के चलिए कि जो दिख रहा है वो रियल नहीं है, वो रील है। जैसे मूवीज में जो भी कहानी होती है वो किसी के मन से निकल कर आई होती है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्टोरी होती है जो किसी की लाइफ से ली जाती है और उस पर फिल्म बनाई जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टोरीज जो होती है वो फेंटेसाइज मैनर में बनाई जाती है, यानी कि कोई व्यक्ति अपने मन में सोचता है और उसको फिल्म बना देता है। तो हम थिएटर में जब बैठते हैं मूवी देखने के लिए या घर में देखते हैं तो कैसे रेजोनेट करते हैं ना। अगर अनमैरिड लड़की देख रही है वो अपने आप को वही काजोल समझती है, वही सिमरन समझती है, शाहरुख खान को लड़का देखकर वही अपने आप को राज समझता होता है, काइंड ऑफ ऐसा। ये सारी चीजें ना भावनाओं से जुड़ी होती है। हम किसी भी चीज को, रील को भी रियल समझने लगते हैं। और यही सारा अगर अपने घर के लिए देखें ना, तो जो आज आप सीख रहे हैं रील के माध्यम से या छोटी मोटी वीडियो के माध्यम से या फ्री कोर्सेज से, जो भी, वो एक्चुअल में वास्तु का वही रील का पार्ट है। वो रियल पिक्चर अभी है ही नहीं, क्योंकि कोई बेसिक पर काम ही नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी विडंबना है वास्तु में आज, सिखाते सभी हैं, सीखने में इंटरेस्ट भी सब रखते हैं, लेकिन बेसिक जो गूढ़ रहस्य है वो कोई बता के राजी नहीं है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर काम बहुत ही कम लोग करते हैं और जो भी करते हैं उसको वैदिक वास्तु के नाम से जोड़ा जाता है। वैदिक वास्तु या कोई भी वास्तु एक ही वास्तु है, कोई अलग नहीं है। विश्वकर्मा प्रकाश और ऐसे ही बहुत सारे ग्रंथ हैं, समरांगण सूत्रधार है, वृहत संहिता है, उसमें भी दिया गया है, मय मत्तम है, और भी बहुत सारे ऐसे वास्तुशास्त्र से जुड़े ग्रंथों में बड़ी ही बारीकी से सारी चीजों के बारे में बताया गया है। क्योंकि ये साइंस आज की नहीं है, मैंने और आपने इस साइंस को नहीं बनाया। हजारों साल पहले जब भी वास्तु यानी कि किसी के भी घर का संयोजन किया जाता था, बनाया जाता था, तो चाहे देवताओं के वास्तु भी बनते थे, उस समय पर विश्वकर्मा नाम के देवता जो थे, जो आज भी आपके घरों में विद्यमान है, आज भी आपके घरों में उस पद को देवता पद में विद्यमान दिया गया है, जिसमें नॉर्थ में वो आते हैं, तो वो कभी और दिन डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप अपने घरों में इस तरीके के बात को देखते हो, तो हर किसी का जब घर बनता है, हर देवता उसके अंदर अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर जो घर बनाने की संज्ञा है वो विश्वकर्मा सभी के घरों को निर्मित करते हैं, और ये जो ज्ञान दिया गया है स्टेप 1 से लेके एंड तक, इसका सब कुछ सूत्रांकन अगर किया गया है तो इन ग्रंथों में A to Z लिखा गया है। बस वो बात अलग है, मैं और आप साधारण शब्दावली में इनको समझने में डिले कर देते हैं, कम समझ में आता है, इसलिए गलतियां होती हैं। अब सबसे बड़ी गलती देखे जाए तो सबसे बड़ी गलती मार्केट में क्या हुई है, बात करेंगे उस पे भी। जो आप जिस पद का शक्ति चक्र इस्तेमाल करते हो, आपका नर्सरी में जब बच्चा क ख ग सीखता है, A to Z सीखता है, 1 to 100 काउंटिंग सीखता है, बेस ही खराब कर दिया है। एक्चुअल में जो वास्तु की गणना करी गई है वो 2 तरीके के वास्तु को बनाने की बात करी गई है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी मैं साइड बाय साइड खोलती हूँ, आपको समझ में आएगा उससे। और अगर रेजोनेट कर पाओ मेरी बात से तो डेफिनेटली अपने एक्सप्रेशन शेयर करना, चैट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर देते रहना, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, सभी को मेरा ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है सबको, स्क्रीन विजिबल है? ओके, थैंक यू सुनीता जी। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें अपने प्लॉट के सिलेक्शन से भी पहले,
सिलेक्शन तो करना ही होता, ऑब्वियसली कोई भी प्लॉट आप देखने जाते हो तो फर्स्ट इसी को मान लेते हैं। कभी भी आप अपने लिए किसी भी प्लॉट का सिलेक्शन करने जाएं तो सबसे पहले प्लॉट आपका रेगुलर होना चाहिए, ये तो सबको देखना ही देखना चाहिए। सबसे पहले आपका प्लॉट या तो रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर फॉर्म में हो। अब यहां दो धारणाएं निकल कर आती हैं। रेक्टेंगुलर प्लॉट बहुत ही अनइवन रेशो में नहीं होना चाहिए, यानी कि लेंथ वाइज ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। अब ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर को शास्त्रार्थ सबसे बढ़िया प्लॉट या भूमि की संज्ञा दी गई है कि ऐसे प्लॉट पर जब भी हम किसी भी कंस्ट्रक्शन को अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने दुकान के लिए, अपने फैक्ट्री इंडस्ट्री के लिए भी अगर देखें तो इसी तरीके के भूमि के टुकड़े की धारणा बताई गई है। क्यों बताई गई है? पहला सूत्र ये बताता है कि इसके लिए सबसे पहले अगर बात करें तो 1 सेकेंड, इसमें सबसे पहले देखा जाता है एक्सिस ऑफ द प्लॉट। एक्सिस की बात करें तो एक्सिस यहां पर, हाँ, एक्सिस हम बात कर रहे हैं दैट इज योर नॉर्थ पोल और योर साउथ पोल। दो एक्सिस होते हैं। हमारी अर्थ, हमारी जो अर्थ है वो 23 समथिंग डिग्री नॉर्थ ईस्ट के टूवर्ड टिल्टेड होती है। जैसे ये अर्थ है, आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दो एक्सिस होते हैं। पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन है इन्हीं पर बेस्ड होता है अगर देखा जाए तो। लेकिन कभी भी जब आप प्लॉट का सिलेक्शन करते हैं तो हमेशा कोशिश करिए कि उसमें ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, अनइवन ना हो, स्क्वायर ही हो, ये इस तरीके के प्लॉट ना हो। जनरली ये देखा जाता है कि ये इरेगुलर प्लॉट की कैटेगरी में आते हैं और जो इस तरीके की शेप होती है वो रेगुलर प्लॉट की कैटेगरी में आती है। अब रेगुलर प्लॉट में भी कंडीशन होती है कि इसमें एक्सिस पर काम किया जाता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपका प्लॉट स्क्वायर है तो आपका ब्रह्म स्थान भी हमेशा स्क्वायर ही होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो आपका ब्रह्म स्थान भी रेक्टेंगुलर इन शेप होगा। अगर आपका प्लॉट इरेगुलर है तो आपका ब्रह्म स्थान भी इरेगुलर ही उसी शेप में होगा। इस चीज को ध्यान रखिए, कभी भी हर जगह सर्कुलर नहीं होता। सर्कुलर के लिए सर्कुलर प्लॉट का होना जरूरी है। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि जब जैसे जिस प्लॉट की शेप होती है वो वैसा ही संरचना उसके ब्रह्म स्थान की एनर्जी की बन जाती है। अब ये हमारा फर्स्ट पॉइंट निकल कर आता है। इसके अलावा आ रही हूं, मैं उसी पे आ रही हूं। यहां पर सबसे पहले एक्सिस को देखिए, इसमें भी दो तरीके की धारणा। देखो, स्क्वायर प्लॉट में तो लंबाई चौड़ाई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, वो तो इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यही कॉन्सेप्ट है स्क्वायर का। रेक्टेंगुलर प्लॉट में एक बात ये हो जाती है कि रेशियो जो है वो चेंज हो जाती है, बहुत बड़े प्लॉट हो जाते हैं कई बार। तो ऐसे प्लॉट में जब भी आप ब्रह्म स्थान निकालकर उसकी ग्रिडिंग करोगे
सॉरी यार, वॉइस इन वीडियो क्लियर है अभी? सॉरी। चलिए, अब हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आप प्लॉट के एक्सेस को देखेंगे कि अगर हम हमारे पास ज्यादा लंबे प्लॉट के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है। जनरली हमारे एक्सेस चेंज हो जाते हैं। एक्सेस चेंज हो जाने का मतलब है कि हमारे प्लॉट की रेशो जो है वो चेंज हो जाती है। उसमें कहीं एनर्जी कम होती है, कहीं एनर्जी ज्यादा होती है। तो क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इसके रेशो दिए गए हैं कि अगर 1:2, 1:3, 1:4 तक हार्डली ले सकते हैं, अदरवाइज 1:3 तक ही प्लॉट का रेशो होना चाहिए। यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1/3 एक्सटेंडेड कर सकते हो। उसके अलावा अगर करोगे तो आपको प्रॉपर्टी को बीच में से कट करके आपको 2 सेंटर निकालने होते हैं। समझ रहे हो बात को? समझ में आया? एक तो आपके विंडोज, ठीक है, फिर मैं भी आपको ब्लैंक स्क्रीन पर ही पढ़ा देती हूँ, वो अच्छा है सबके लिए, फिर रेडियो जॉकी जैसे लगेंगे सभी, है ना। मैं कैसे जानूंगी कि आपके फेसेस नहीं दिखेंगे, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वीडियोस ऑन करेंगे प्लीज, सभी अपने वीडियो ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच। अब यहां पर देखिए, हम रेशो की बात कर रहे हैं। रेशो जब भी होती है किसी प्लॉट की, उसकी रेशो डिसाइड करती है उसके प्लॉट की एनर्जी कैसी होगी। थैंक यू एवरीवन, वेरी नाइस। तो यहां पर जब भी हम प्लॉट की बात करते हैं तो प्लॉट शुड बी इन प्रॉपर रेशो। अब ये 2 रेशो, स्क्वायर की तो हम बात ही नहीं कर रहे, स्क्वायर तो ऑल साइड्स आर इक्वल। सबसे बेस्ट प्लेसमेंट स्क्वायर प्लॉट की आती है, क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी पद, ईच एंड एवरी देवता फील्ड, ईच एंड एवरी पोर्शन, जो भी हम 16 जोन में विभाजन करते हैं उनको बराबर बराबर मात्रा में स्थान मिलता है। मिलता तो इसमें भी है, लेकिन उसमें कम ज्यादा हो सकता है, बट उसको एक्यूरेट मान सकते हैं। आंख बंद करके स्क्वायर प्रॉपर्टी पे घर बनाया जा सकता है, किसी से पूछने की भी शायद जरूरत नहीं है। रेक्टेंगुलर प्लॉट की अगर बात की जाए तो इसमें हमारा, सपोज करें ये नॉर्थ है और ये साउथ एक्सिस है, 2 एक्सिस पर बात होती है। और अगर आपका प्लॉट एक इस तरीके से रेक्टेंगल हो सकता है, सबसे पहले तो इसमें ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट एक्सिस पर होता है, 2 ही एक्सिस होते हैं। कभी भी आप अपने लिए प्लॉट का सिलेक्शन करेंगे तो उसमें सबसे पहले देखना है उसका शेप ऑफ द प्लॉट क्या है। ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इरेगुलर ना हो। और आप में से कितने लोग ये जानते हैं, इंटरैक्टिव रखेंगे क्लास आज, क्योंकि वास्तु पढ़ रहे हैं आप, अपने घर को ठीक करने वाले हैं, एक्टिव तो रहना पड़ेगा। कितने लोग जानते हैं कि शेप जो है प्लॉट की, वो कौन सी, किसको हम मानते हैं? कौन बताएगा? प्लॉट की जो शेप होती है वो कौन सी शेप होती है? मतलब किस तरीके से हम देखेंगे कि मेरे प्लॉट की, मेरे घर की, मेरी फैक्ट्री की शेप क्या है? कौन आंसर करेगा? रेज योर हैंड्स, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगी इसके। बताइए कौन बताएगा जल्दी से। वास्तुविद भी बैठे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, विद्वान लोग बैठे हैं आज क्लास में। जी, चित्रा मैम बताएंगे। वेरी गुड। जी मैम। हेलो मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी। मोस्टली स्क्वायर जो देखते हैं, सभी लोग स्क्वायर शेप ही देखते हैं, और हम्म रेक्टेंगल भी रहते हैं। हम्म पर हम लोग जो घर का, हम लोग मारवाड़ी हैं, हम लोग मोस्टली क्या देखना पसंद करेंगे कि जो गोमुखी घर रहता है ना, जो हम्म। आगे से तकड़ा और पीछे से चौड़ा रहता है, वो ज्यादा बेस्ट रहता है। अच्छा। हम्म। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ फाउंडेशन, फाउंडेशन में आप अपने घर को देखने के लिए अपने घर की शेप को कैसे पहचानते हैं कि मेरे घर की शेप ये है? कैसे जानते हैं?
कोई और वो तो बताना है। चाहेगा, आंसर करना चाहेगा? अच्छा आंसर किया है वैसे आपने, इसका लॉजिक भी बता दूंगी क्यों ये घर माना जाता है। कौन बताना चाहेगा? और कोई नहीं है, किसी को नहीं आता? आता तो है, आंसर नहीं करना चाह रहे शायद। ऐसे मजा नहीं आएगा, इंटरेक्टिव रखिए क्लास को। जी राजेंद्र सर, बोलिए सर। वेरी गुड। अनम्यूट करिए सर। मैम एक्चुअली शेप में मतलब वो थोड़ा समझ में नहीं, एक्चुअली शेप अलग अलग टाइप के होते हैं, हम्म। तो उसमें मतलब वो थोड़ा क्लियरिटी नहीं आई कि शेप मतलब वैसे तो देखा जाए स्क्वायर प्लॉट सबसे अच्छा रहता है। हम्म। आप वास्तु के small- फील्ड में ही काम कर रहे हैं सर, किसी और ऑकल्ट के दूसरे किसी उसमें काम करते हैं? नहीं, मैं वास्तु में नहीं, दूसरे इसमें मैं ऑडिट अकाउंटिंग में करता हूँ। हम्म। और देखा जाए तो पूरब और पश्चिम का जो दिशा है वो प्लॉट अच्छा रहता है, नॉर्थ। ओके, चलिए। जी जी, चलिए ट्राई करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ बताने की। चलिए, जब भी हम प्लॉट की बात करते हैं, देखिए किसी भी प्लॉट का शेप कहाँ से डिसाइड होता है। जब भी आप किसी भी घर की ये फाउंडेशन डालते हो, नींव खोदी जाती है पहले, किसी भी प्लॉट की नींव डाली जाती है, तो फाउंडेशन से जैसे जैसे आप उस घर को बनाते हो, चाहे आप इस तरीके से चार दीवारी करते हो, चाहे ये चार दीवारी ऐसे जाके ऐसे आ जाए, ये आ जाए, इस तरीके से जब भी आप फाउंडेशन डालते हो, तो जमीनी तौर पर जैसे जैसे आपकी नींव बनती है, तो उस प्लॉट की शेप ये मानी जाएगी। यानी कि प्लिंथ बीम, भूमि के अंदर जो आपकी जैसी पूरी बिल्डिंग की नींव डाली गई है, जो फाउंडेशन बनाई गई है, वो ही उस पूरी बिल्डिंग की शेप बनती है। समझ रहे हो? चाहे इस प्लॉट पर मेरा घर बना हुआ है, मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, इस पे मेरे कमरे बने हुए हैं, राइट? ये मेरा पोर्च एरिया है, यहां मैं अपनी कार को पार्क करती हूँ, इधर आपका मेन गेट है, सपोज कर लीजिए। ऐसा दिखाई दे रहा है ना सबको ड्राइंग में? यहां पर अब मैं बोलूं, मेरा इस पर यहां पर कोई शेड भी नहीं है। आजकल ज्यादातर ये कि ऊपर से ढका होना चाहिए, क्यों ढका होना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। ये भूमि जब जिस पत्थर के साथ, जिस नींव की फाउंडेशन के साथ जुड़ जाती है, आपके प्लॉट की शेप वो ही बन जाती है। कैसे? क्योंकि जैसे हैंडपंप से पानी निकालने के लिए बहुत डीप इनसाइड डिग करके पानी आता है ऊपर, हैंडपंप के से पानी निकालते हो तो, है ना अनिल जी? ऐसा ही है। यहां पर हैंडपंप भूमि के कितने अंदर तक खुदाई करके उसको, पानी को यहां सतह पर लाया जाता है। हैंडपंप जब लगाया जाता है तो पानी यहां से किसके द्वारा आया? इस पाइप के द्वारा आया। इस पाइप के द्वारा क्या आया? पानी। अब यहां पर हमने अपनी फाउंडेशन रखी। फाउंडेशन हम गहरी रखते हैं, किसकी कितनी गहरी रखनी चाहिए? शास्त्रों में बताया गया है, जो ग्रह स्वामी है यानी कि ऑनर ऑफ द हाउस है, उसके नेवल एरिया से नीचे तक, मतलब पैरों से नेवल एरिया तक की जमीन जरूर खोदनी चाहिए, नहीं तो 9 फीट की भी फाउंडेशन देना बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी की फाउंडेशन, कहते हैं ना कि जितनी गहरी नींव होगी उस बिल्डिंग की मजबूती उतनी ही होती है ना? क्यों होती है? क्योंकि उतनी ही ऊर्जाएं इस भूमि की, इस कंस्ट्रक्शन की दीवारें कैप्चर करती हैं। भूमि के ऊपर बनाया जाता है, उसको वास्तु कहते हैं, है ना? हम अपना घर भूमि के लिए सतह पर ही बनाते हैं। तो जितनी गहरी फाउंडेशन आपकी बिल्डिंग की होगी, वो भूमि के अंदर ही रहती है, उतनी ही भूमि, यहां पर इसमें आयरन डाला जाता है, सीमेंट डाला जाता है, कंक्रीट डाला जाता है, आरसीसी स्ट्रक्चर से सॉलिड बनाया जाता है, इसको पकाया जाता है, सूखने दिया जाता है, और सूखने के लिए कुछ टाइम तक नींव को खुला छोड़ते हैं।
क्यों छोड़ते हैं? ताकि सूर्य की रोशनी, पॉजिटिव किरणें इस फाउंडेशन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर दें और भूमि से आने वाली सभी पॉजिटिव एनर्जी इसको मजबूती दे दें, क्योंकि पूरा वास्तु डिपेंड करता है जियोपैथिक और कॉस्मिक एनर्जी पर। पूरा वास्तु आधारित है सूरज पर और चंद्रमा पर, लेकिन हम बात ही नहीं करते उसकी। अपने चारों दीवारों के ऊपरी तौर पर बात करते हैं। फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग हमेशा उसका प्लिंथ बीम तय करता है। अब मेरे यहां मैंने इतना कंस्ट्रक्शन कर लिया, ये मेरा पोर्च एरिया हो गया और मैंने इसको पार्किंग बना दिया, गार्डन बना दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन है तो मेरी इसी जमीन का हिस्सा ना, इसी नींव फाउंडेशन का हिस्सा है कि नहीं है आपका घर? जरूरी नहीं है ऊपर हो। आपके पैरों ने जितना आपकी एनर्जी, जितना आपके एरिया को कैप्चर किया, यूटिलाइज किया, वो आपका शेप ऑफ द प्लॉट बनता है। समझ पा रहे हो? कंसेप्ट नया लग रहा है, पहली बार सुन रहे हैं आप इसको? एक्चुअल में यही है, शास्त्रार्थ भी यही, पता नहीं कैसे पढ़ाते, क्या पढ़ाते, समझ नहीं आता है। बट एनीवेज, कोई किसी भी आज के बाद कभी भी आप घर को देखोगे, उसकी शेप कभी भी ऊपरी तौर पर नहीं बनती। जो फाउंडेशन आपने नीचे बना दी, ऊपर जाके आप ये बालकनी निकाल दोगे, इधर कर दोगे, इधर चारों तरफ निकाल दोगे, क्या ये शेप हो जाएगी उसकी? नहीं, शेप हमेशा फाउंडेशन से ही मानी जाएगी। पूरी बिल्डिंग, चाहे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, चाहे आपकी सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। क्यों? क्योंकि उसमें जो फाउंडेशन में मजबूती आई, बाउंड्री ने, जो ये बालकनीज हैं, ये क्या होती है पता है? पुराने जमाने में ओपन टू स्काई बीच में ब्रह्मस्थान को रखा जाता था। उसके चारों तरफ, ये जो आपका ब्रह्मस्थान है, इसके चारों तरफ ओरिएंटेशन करते थे, कमरे बनाते थे, घर बनाते थे, आंगन रखते थे खुला, बच्चे यहाँ खेलते थे। इसी तरीके की सुविधाएं होती थी। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पेरेंट्स और उनसे भी पहले दादा दादी, इवन मैं और आप सभी इसी जनरेशन को जानते हैं। हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स, ज्यादा दूर की भी बात नहीं है। इवन हमारे घरों के आंगन जब गांव में होते थे तो ऐसे ही होते हैं। इवन आज भी राजस्थान चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, इवन गुजरात साइड चले जाओ, हर जगह पे ऐसे आंगन मिलेंगे। क्यों? इसीलिए उस समय में और आज में दिन रात का फर्क है। लिविंग स्टाइल चेंज हुआ है, व्यक्ति तो वही है, लेकिन लोगों की मानसिकता बदल गई। ओपन टू स्काई रहता था, आंगन रहता था, खुला रहता था, लेकिन आज सब कुछ हमने कवर कर दिया। ड्यू टू पॉपुलेशन, सोर्स ऑफ इनकम कम है, लोगों के पास जमीन कम हो गई है, छोटे कॉम्पैक्ट हो गए, हम लोग नीचे फैलने की बजाय अपवर्ड बढ़ रहे हैं, इसलिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी। लेकिन शास्त्रों में, पुराने समय के शास्त्रों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं नहीं बताया गया। लेकिन वास्तु में 4 पिलर बताए गए हैं। आपके पास भूमि, द्रव्य, काल और आपका भाव, ये 4 तरीके के स्तंभ हैं वास्तु के, जिनके ऊपर आधारित है। अब समय काल परिस्थिति में मनुष्य क्या हो गया, उसके पास जमीन कम हो गई तो वो अपवर्ड बढ़ने लगा और उसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहना उसकी मजबूरी बन गया। तो समय काल परिस्थिति में चेंजेस करना वास्तु शास्त्र में मान्य है, कोई दोराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन जब फाउंडेशन की बात करी तो हमने बात की उसके प्लिंथ बीम के अकॉर्डिंग उसकी फाउंडेशन होनी चाहिए। फर्स्ट कंसेप्ट, इसमें और डिटेल आपको क्लासेस में मिलेगा, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है जानने के लिए, बेस क्लियर ही नहीं है ज्यादातर आज लोगों को देखा जाए तो। यहां पर जब हम एक्सिस की बात करते हैं, दिस इज योर नॉर्थ पोल और दिस इज योर साउथ पोल, इसकी वजह से यही दोनों को सबसे बेस्ट प्लॉट की संज्ञा दी गई है। अगर आप अपने घरों में रहने के बाद फाइनेंशियल गेन चाहते हो, रिलेशनशिप अच्छा चाहते हो, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो, अच्छे बच्चे प्रोग्रेस करे वो चाहते हो, और गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए सारी चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हो, तो आपको इस तरीके के प्लॉट का सिलेक्शन करना चाहिए।
जिसमें नॉर्थ टू साउथ एक्सिस पर बना हुआ मकान हो। क्यों हो? क्योंकि ये इसको चंद्रभेदी प्लॉट कहा जाता है। चंद्रभेदी। चंद्रभेदी प्लॉट में चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, आपका बिजनेस है, आपका पैसा है, आपका व्यवसाय है, आपकी एनर्जी है, आपकी मदर है। हर कोई अपनी माँ को छोड़ना चाहता है क्या? सब अपनी माँ के साथ रहना चाहते हैं ना। तो कहने का मतलब है चंद्रभेदी प्लॉट में सारी सुख सुविधाएं जो एक गृहस्थ आश्रम में एक व्यक्ति को चाहिए वो पा सकता है। लेकिन अगर यही रेक्टेंगुलर प्लॉट आपका ईस्ट और वेस्ट एक्सिस पर आ जाए तो क्या होगा? आपका घर टेंपल में बदल जाएगा। ठीक है, आपका घर टेंपल हो जाएगा। कैसे? टेंपल कैसे हो जाएगा उसको देख लेते हैं। देखो, अगर मेरा प्लॉट इस शेप का है, जो कि ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, अगर इस शेप में आ गया तो मेरा नॉर्थ श्रिंक हो गया, साउथ श्रिंक हो गया, मानते हो? तो मेरी जो ये डायरेक्शन होगी इनमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि चंद्रभेदी प्लॉट में नॉर्थ टू साउथ एक्सिस लॉन्गर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। इसमें वो श्रिंक हो गया। तो बड़ा प्लॉट, लॉन्गर प्लॉट आपको वो सारी सुख सुविधाएं दे रहा था, लेकिन वही सुख सुविधाएं यहां पर आकर और व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ने लग गया। उसके लिए सारी चीजें अट्रैक्ट करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आप सब में मुझे ये बताइए, किसका प्लॉट नॉर्थ टू साउथ एक्सिस लंबा है और किसका प्लॉट ईस्ट और वेस्ट एक्सिस पर लॉन्गर है? जो व्यक्तियों के ये प्लॉट होते हैं नॉर्थ टू साउथ एक्सिस, उनके यहां धन, पैसा, विद्या, इनकी कमी नहीं होती। ईस्ट और वेस्ट है आपका राजेंद्र जी का। अब आप मुझे बताइए, आपको अपने लिए ये सुख सुविधाएं जुटाने में प्रॉब्लम होती है? स्ट्रगल महसूस करते हैं? एक सेकेंड। हाँ जी राजेंद्र जी। यस मैम, यस, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। आप आध्यात्म में ज्यादा रुचि रखते हैं, पूजा पाठ करना अच्छा लगता है। इवन आपके परिवार के ज्यादातर लोग यही मानते हैं। वो भाव ऐसा आ जाता है ऑटोमेटिकली, समझे? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ईस्ट और वेस्ट लॉन्गर प्लॉट मंदिरों के लिए बताए गए हैं। नॉर्थ टू साउथ एक्सिस, देखो यहां पर भी दो वेरिएशन हो गए। रेक्टेंगल प्लॉट सबके लिए अच्छा है, नो डाउट, सभी उसमें रह सकते हैं, लेकिन उसमें भी दो धारणाएं बनी कि वो रेक्टेंगल तो है बट किस डायरेक्शन को ज्यादा एनर्जी दे रहा है। इसी तरीके से आगे देखते हुए बताती हूं। अब चलिए दूसरा मिथ यहां आपका क्लियर होता है। उसके लिए थैंक कुछ यू उपाय भी राजेंद्र होगा जी। मैम, उसके लिए हाँ कुछ जी, उपाय हाँ भी जी, होगा ना? ओके। सारे उपाय हैं सर, सब उपाय हैं। वास्तु में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर ना हो, और स्पेशली ओकलशाला के वास्तु में। डोंट वरी। अब इस प्लॉट में देखिए, मैंने ऐसे क्यों बताया? क्योंकि ये शास्त्रों में बताया गया कि घरों के लिए नॉर्थ टू साउथ एक्सिस जो है वो आपको सारे सुख और वैभव देता है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट लॉन्गर एक्सिस मंदिरों के लिए बताए गए हैं। अब हमारा घर अगर मंदिर है तो आपके लिए अच्छा है। क्या आप मंदिर में रहते हो राजेंद्र जी? ऑब्वियसली नॉट। मंदिर में रहने वाले व्यक्ति को, आप देखिए, सपोज आप खुद से ही अंदाजा लगाइए, जब हम मंदिर जाते हैं तो किस भाव से जाते हैं? क्या मंदिर में एंटर करते ही हमारे ख्याल में, हमारे मन में क्या गृहस्थ आश्रम से रिलेटेड
कोई थॉट आता है क्या? अपनी इच्छाएं रखने जाते हैं, ईश्वर को याद करने जाते हैं, वहां बैठ के भजन कीर्तन करते हैं, यही सारा दिनचर्या होता है। तो मंदिरों में कभी भी गृहस्थ आश्रम की क्रियाएं नहीं होती। उसी को धारण करते हुए इसको सूर्य भेदी प्लॉट कहा जाता है। यानी कि ईस्ट से सूर्य राइज करता है तो उसकी पहली रोशनी जब इसमें आती है। अब आप देखिए, जब मंदिर बनते हैं, किसी भी अपने आस पड़ोस के मंदिर को उठा के देख लो, अगर उन्होंने सही तरीके से दिमाग लगा के बनाया है, कोई भी मंदिर जब बनता है वो मंदिर ईस्ट और वेस्ट एक्सिस पर ही बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वेस्ट में जो गर्भ स्थान होता है, गर्भगृह होता है, जहां पर उस मेन मंदिर किसका है? माँ दुर्गा का है, शिव टेम्पल है, राम का टेम्पल है, हनुमान जी का टेम्पल है। सबके मंदिर आज के बाद ऑब्जर्व करिएगा इसी एक्सिस पर बने मिलेंगे। शास्त्रों में मंदिरों के लिए जो स्थान का चुनाव कहा गया वो ईस्ट टू वेस्ट लॉन्गर एक्सिस के स्थान को चुना गया। अब इनका जो गर्भगृह है, जहां पर मेन मंदिर में मूर्ति होती है, वो जो मूर्ति होती है वेस्ट में W5 में वरुण के स्थान पर लगाई जाती है। वरुण का स्थान जो होता है W5 वेस्ट में, वो इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है। आप लोग जब मंदिर में जाते हो, अपनी कोई ना कोई इच्छा लेके जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी इच्छा लेके जाते हैं। भगवान हमें मर्सिडीज दे दे, हे भगवान हमें करोड़ रुपए दे दे, हे भगवान हमें स्वास्थ्य दे दे। सब कुछ मांगने जाते हैं और अपनी प्रार्थनाएं, विशेष बोलने जाते हैं, है ना। जब भी हम किसी भी मंदिर में जाकर अपनी प्रार्थनाएं, अभी ड्रॉ, अच्छा दोबारा से बना। जब भी हम अपने प्रार्थनाओं को लेकर मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाना चाहते हैं। गर्भगृह में ईश्वर के आगे अपनी प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को यूनिवर्स बहुत ही जल्दी कैप्चर करता है। लेकिन अगर घरों में भी अगर देखा जाए तो घरों में हम किस तरीके से रहते हैं, वहां तो हम बच्चे हमारे पूजा पाठ करें ना करें कोई गारंटी नहीं है, अपने अलग अलग मन मुताबिक रहते हैं। लेकिन बच्चे भी जब इस मंदिर में जाते हैं तो उनका भाव बदल जाता है। उनको भी पता है कि यहां पर आओगे तो आपको किस मैनर के साथ आना है। तो जिनके घर नॉर्थ टू साउथ एक्सिस में बनते हैं वो फ्लरिश करते हैं। उनको ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, प्लानिंग अच्छी करते हैं, धन कमा पाते हैं, बिजनेस अच्छा चला पाते हैं, रोग दोष से मुक्त रहते हैं, रिश्ते अच्छे होते हैं। उसी का उल्टा रेक्टेंगुलर प्लॉट में ईस्ट टू वेस्ट एक्सिस पर बने हुए घरों में इन्हीं सब चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत स्ट्रगल की जरूरत होती है, क्योंकि यहां भाव बदल गया, यहां की एनर्जी बदल गई, इसीलिए व्यक्ति परेशान रहता है। एक छोटा सा टिप आपको देती हूं यहां पर, जिनके घर इस तरीके से बने हुए होते हैं, या तो जब बना रहे हो फाउंडेशन में ही आप जो भी घरों का निर्माण करो, अपने रूम्स बनाते हो, उसमें आप नॉर्थ टू साउथ एक्सिस लंबे कमरों को बना दो। अब बन चुके हैं, आपने तो बिल्डर फ्लोर खरीद लिया या किसी ने बना दिया, उस टाइम नहीं समझती, अब क्या करें। अब अपना फर्नीचर जो आपने यूज किया है उसकी जो प्लेसिंग है तो उसको इस मैनर में रख दो। जैसे आपको लिविंग एरिया क्रिएट करना है तो आपको ना कि आप इस तरीके से इधर छोटी चीजें रखो और इधर लंबे वाला सोफा रख दो। लॉन्गर हो गया कि नहीं हो गया प्लेस? या तो फर्नीचर से चेंज कर लो, या अपने कमरों को जब नींव डाल रहे हो, प्लॉट तो नहीं बदल सकते, अब मिल गया जैसा भी है भाई, दादा ने दिया है या फैमिली में आपको यही प्लॉट हिस्से में आया है, क्या करें? या तो बेच के अपना ले लो, पहला तो वो है नॉर्थ टू साउथ ले लो, नहीं है पॉसिबल नहीं है तो आप इसी में इस तरीके के ओरिएंटेशन को करोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ परसेंट, 100% नहीं होगा, नो डाउट 100% नहीं होगा। उसके लिए आपको ओरिएंटेशन में जब आप अपने फ्लैट्स में फर्नीचर चेंज करेंगे, ऑब्वियसली मैंने तभी बताया, आपके ऑलरेडी जो बने हुए हैं
उनमें या तो इस तरीके की धारणा करो कि आपका लंबा कमरा बने, और या फिर अपने जो सोफा है 2 सीटर इधर रखो और 5 सीटर इधर रखो, तो ये लंबा एंगल बना कि नहीं बना। इस तरीके से एनर्जी चेंज करना, एनर्जी को शिफ्ट करना एक पॉजिटिव ओरिएंटेशन आपको करके दे देता है। ठीक है, तो प्लॉट सिलेक्शन सबसे पहले आपको करना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, दूसरे सिद्धांत को ध्यान रखते हैं। जब भी आप अपने घर में, चाहे वो किसी भी तरीके से बना हुआ हो, आपके घर का जो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपके घर का रोड डिसाइड करता है। अब आपके पास दो मुख्य यहां पर रोड वो हो सकते हैं। आपका घर ये है, ठीक है, या ये आपका घर है, यहां पर आपका रोड जा रहा है। ये रोड की भी अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। पहले तो आपकी जो एंट्री है, जो आपका एंट्रेंस है, वो किस तरफ है वो डिसाइड करेगा। अब ये आपका रोड जा रहा है, आपका इधर से कोई रोड आ रहा है, तो देखिए रोड में दो तरीके की धारणा यहां बन जाती है। एक तो सिंपल, हर किसी के दरवाजे के आगे ऑब्वियसली एक गली है, गलियारा है, एक रोड है, कुछ भी हो सकता है। अब वो किस तरफ फेसिंग है। फेसिंग क्या होता है, आपके घर का मुख कौन सी दिशा की तरफ है, दैट इज योर फेसिंग ऑफ योर हाउस। आपका फेस नहीं, आपका घर का मुख्य द्वार किस तरफ मुंह करके खड़ा है, वही आपका फेसिंग ऑफ द हाउस कहलाता है। यहां पर आपके घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी आपके घर का मुख्य द्वार डिसाइड करता है। अगर ये मुख्य द्वार नॉर्दर्न और ईस्टर्न साइड्स पर है, ये जो रोड जा रही है, या तो नॉर्थ फेसिंग आपका घर है या ईस्ट साइड पर आपका घर है, तो आप एक पॉजिटिव घर के अंदर रह रहे हो। राजेंद्र जी बोल रहे हैं, अब देखिए सारी प्रॉब्लम आप ही के घर में हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, एक गलती हो गई कि ईस्ट टू वेस्ट आपका लॉन्गर हो गया, लेकिन ईस्ट की तरफ आपका फेस है तो भी हम उसको पॉजिटिव ही मानेंगे, नेगेटिव नहीं मानेंगे। एक तो हमारे पास सबसे बड़ी पॉजिटिविटी क्या है, जो घर ईस्ट फेसिंग होते हैं उनमें सूर्य की रोशनी सबसे पहले एंटर करती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात की थी, पूरा वास्तु सूर्य और चंद्रमा की किरणों पर आधारित होता है। आपको अगर जिनके घर ईस्ट और वेस्ट लॉन्गर हैं, एक और रेमेडी यहां पर दे रही हूं। सुबह सूरज उगने से 2.5 घंटे पहले अपने घर के दरवाजों को, खिड़कियों को ओपन करके पॉजिटिव एनर्जी को एंटर करने दीजिए। आधे से ज्यादा वास्तु आप लोगों का इससे खत्म हो जाएगा, चाहे वो सूर्य भेदी प्लॉट हो या चंद्र भेदी प्लॉट हो। हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आपका चारों दिशाओं में कोई भी डायरेक्शन में फेसिंग हो, खिड़कियां तो होंगी, जिनके साउथ और वेस्ट फेसिंग हो गई विंडोज तो होंगी, खोल दीजिए। जितनी सूर्य की रोशनी और शाम को रात की रोशनी यानी कि चंद्रमा की रोशनी आपके घरों के जिस जिस हिस्से पर पड़ती है, आपके घर की एनर्जी वैसी ही हो जाती है। ठीक है, तो पूरा वास्तु सूर्य पर आधारित बताया गया। सूर्य की रोशनी आपके घर के ऊपर एंट्रेंस से लेकर और पूरा सर्कुलर, ऐसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं तो ऑब्वियसली सूरज हमारा ईस्ट से राइज करता है, फिर साउथ ईस्ट में जाता है, फिर साउथ में जाता है, फिर साउथ वेस्ट में जाता है, वेस्ट में जाता है और वेस्ट में जाके छिप जाता है। यही होता है, सब जानते हैं। सूरज ईस्ट से उगता है और वेस्ट में जाकर छिप जाता है। फिर गुचड़ पुचड़ हो गया ये ड्राइंग एक्चुअली मुझे ना फ्लो में मैं क्या करती रहती हूँ समझ ही नहीं आता। मैं तो अपनी तरीके से पूरा कोशिश कर रही हूँ वो बच्चे का ऐड आता है ना, कुछ गुचड़ पुचड़ हो गया, वो वाला काम हो गया। चलिए, तो यहाँ पर सूर्य की जो रोशनी है, वो रोशनी आपके घर पे जिस जिस एंगल में जैसी जैसी किरणों के साथ आती है, वैसा वैसा आपका घर
बन जाता है। यहां पर आकर सूर्य छिप गया, यहां से चंद्रमा का उदय हुआ, राइट, और चंद्रमा फिर आपका यहां तक आएगा सुबह तक, ओवरनाइट। यहां से सूरज के छिपते ही चंद्रमा निकलता है वेस्ट से, और धीरे 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 करते ही सुबह जब सूरज उगता है तब तक का सूर्य यहां आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है चंद्रमा और सूर्य का, ये आपके घर की पॉजिटिव और नेगेटिव किरणों को रिफ्लेक्ट करता है, एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। आपका फेसिंग ऑफ द हाउस जिस तरफ होगा वैसे ही आपके घरों में रोशनी आती है। अब इसको और डिटेल में देखिए, किस एनर्जी की बात कर रही हूं मैं। अगर सूर्य हमारे पास यहां से होगा सूर्य ईस्ट से, ठीक है, सूर्य जब उगा इसके 2.5 घंटे पहले हमारी सूर्य की जो रोशनी आती है वो नॉर्थ तक आती है। नॉर्थ में N3 N4 का पद आपने देखा, आपको सबको पता है, क्योंकि बच्चे बच्चे की जबान पे N3 N4 पे दरवाजा होना चाहिए, है ना। नॉर्थ की डायरेक्शन में सबसे पहले सुबह का जो पहली 2.5 घंटे की रोशनी होती है सूरज की, वो पहली किरण आकर वहां रोशनी डालती है, किस पर, भूमि पर, जमीन पर। इसीलिए वहां की जो जमीन है वो उस पॉजिटिव रेशियो को एब्जॉर्ब करती है, और भूमि के साथ जब सूर्य की रोशनी अलाइन होती है केमिस्ट्री चेंज होती है, उन दोनों का मिलन से एक नई ऊर्जा क्रिएट होती है जो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में होती है, बहुत ही अच्छी फॉर्म में होती है। इसी वजह से नॉर्थ डायरेक्शन को सबसे पावरफुल डायरेक्शन माना गया शास्त्रों में। यही से ही आपको धन जनरेट होता है, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आपकी प्लानिंग होती है, आपके बिजनेस को रन करता है। ये सारी चीजें जब यहां पर 90 डिग्री ईस्ट से सूर्य उदय हुआ, 6 बजे सूर्य पूरा उगता है, 6 साढ़े 6 तक आसमान में हमें दिखने लगता है ना, उस समय की रोशनी आपके घर के ऊपर पड़ रही है तो अपनी और गोल्डन रेशो के साथ होती है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में जब आसमान में आते ही रोशनी जब पड़ती है तो 2.5 घंटे पहले से लेकर और आसमान में सूरज आने तक नॉर्थ ईस्ट में जो ऊर्जाएं एकत्रित होती हैं वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होती है। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का हेड होता है, नॉर्थ ईस्ट में ही हमारे विष्णु शिव भगवान और मां पार्वती अर्धनारेश्वर स्वरूप में पाए जाते हैं। आपने देखा है कैलाश कौन सी जगह पर है, कैलाश पर्वत नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में सारी ऊर्जाएं, ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में आकर एकत्रित होती हैं, क्योंकि जहां पर साक्षात शिव और मां पार्वती विराजमान होते हैं वहां पर सारी ऊर्जाओं का संग्रहण हो जाता है। इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी को पाया गया, और इसीलिए आपको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में एक माचिस की तीली जितना भी भार नहीं होना चाहिए। जिनके घरों में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ओपन होते हैं, खुले होते हैं, बिना किसी और दोष के होते हैं, कोई टॉयलेट, कोई किचन, कोई भी और भारी सामान, कोई स्टोरेज, कोई गंदगी, डस्टबिन, कुछ भी नहीं होता, तो उन घरों में वास्तु वैसे ही ठीक हो जाता है। लेकिन हर किसी के घर में पॉसिबल नहीं है ऐसा होना। तो यहां पर सूर्य की रोशनी का हमें यूज करना चाहिए। सुबह की रोशनी की किरणें अपने घर में आने दीजिए, अपने खिड़की दरवाजे सुबह रोज उठ के नियम बनाइए, आपको खोलना ही खोलना है, चारों दिशाओं के खोल दो। नॉर्थ में टॉयलेट है, ऑब्वियसली वैसी दिक्कतें आ रही होंगी आपको मैम, आ ही रही होंगी, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, पैसा स्टक हो गया होगा, कोई उधार ले लेता होगा तो देता नहीं होगा, बहुत सारी रीजंस हैं। फीमेल की आपस में लड़ाई झगड़ा ज्यादा रहता होगा, बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं होगा, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, बहुत सारे तरीके हैं। तो वो सारा डिटेल तो देखिए सारी चीजें नहीं हो सकती, बट दोष तो है। ये दोष कौन बोल रहा है?
प्रॉब्लम मैंने सिर्फ जिक्र किया, आपके घर के एनर्जी ने मुझे बता दिया। आपका ये लिखना कि मेरे घर में नॉर्थ में टॉयलेट है, आपके घर का नॉर्थ मुझे बता रहा है। दीवारें बात करती हैं, दीवारें एनर्जी बताती हैं। जब उनसे पूछते हो कि मेरे घर में ये दिक्कत है, तो वो खुद ब खुद आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके आकर आंसर कर जाती है, किस वजह से मैं परेशान हूं। ठीक है, तो आपके घर में सारी चीजें अवेलेबल हैं, वो ढूंढते आना चाहिए बस, राइट। अब यहां पर देखिए, सूर्य जब यहां पर ईस्ट में आता है, तो इसलिए ईस्ट के जो घर होते हैं, फेसिंग हाउस होते हैं, उनके लिए भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है। यहां से निकलकर सूर्य साउथ ईस्ट की तरफ आता है। साउथ ईस्ट में आप सबने सुना होगा, साउथ ईस्ट में आपका किचन बनाना चाहिए। बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए? अग्नि का स्थान है, वो अग्नि का स्थान है माना, लेकिन क्या ये किचन बनाना हमारे लिए फ्रूटफुल होगा? यहां कब तक होगा, ये भी डिसाइड सूर्य देवता ही करते हैं। जब सूर्य देवता की रोशनी साउथ ईस्ट में आती है, वो अप्रोक्सीमेटली 9 बजे, 9 से 10:30 बजे तक का टाइम होता है। 9 से 10 तक का टाइम होता है। इस समय पर अगर आप अपने घरों में किचन है और 9 से 10 बजे तक ही आप खाना बना रहे हो, तो साउथ ईस्ट की किचन आपको हेल्थ देती है, वेल्थ देती है, आपको फाइनेंशियल गेन कराती है। जो भी अग्नि तत्व का काम है, वो सब कुछ आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन अगर इसी साउथ ईस्ट की किचन में सूर्य तो आ गया है अब यहां पे साउथ में, है ना, बिल्कुल सर पे आ जाता है ना, 12 बजे से 3 बजे, बिल्कुल बीच में पीक। और जब आपके बच्चों की 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशन होते हैं, छुट्टियां होती है ना बच्चों की, सबकी छुट्टी हो जाती है, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है 12 से 3 बजे की, उसके अंदर इंफ्रारेड किरणें होती हैं। वो किरणें हमारे शरीर से लगकर नेगेटिव एनर्जी को बनाती हैं। हमारे स्किन में कैंसर हो जाता है, बॉडी में कैंसर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि साउथ की दीवारों को हमेशा ऊंचा और मोटा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य जब यहां आते हैं, एक तो अग्नि तत्व, साउथ हमारा अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा यहाँ सूर्य अपने रौद्र रूप में है, अपने यंग एज में है, अपनी पूरा यौवनावस्था में है, फुल पावर में है। इसीलिए यहां पर सूर्य की रोशनी, सूर्य के तेज को संभालने के लिए व्यक्तियों में सामर्थ्य नहीं होता, इसलिए हमें बीमारियां होती हैं। हीट स्ट्रोक हो जाता है, होता है ना, बहुत जल्दी व्यक्ति बीमार हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर सूर्य की नेगेटिव इंफ्रारेड किरणें फॉल करती हैं। अब यही सूर्य, मैंने बोला मेरा किचन साउथ ईस्ट में है, लेकिन मैं खाना बना रही हूं यहां पर दोपहर के 12 से 3 बजे, तो क्या मेरा साउथ ईस्ट का किचन मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देगा? ऑब्वियसली नॉट। सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें जब मेरे खाने पर आएंगी, तो उसमें क्या शामिल हो गई? इंफ्रारेड किरणें आ गई। तो उस समय पर बना हुआ खाना जो भी व्यक्ति खाएगा वो बीमार होगा। आजकल आप देख रहे हो हर घर में बीमारी है ना। करते रहो आप ओरिएंटेशन अच्छा, जब तक टाइम भी बैलेंस नहीं करोगे, आपका वास्तु आपका साथ नहीं देगा। पुराने शास्त्र जब बनाए गए थे, उनमें समय का बड़ा पाबंद होते थे। सुबह सुबह सूर्य उठने से, सूर्य उगते उगते लोग उठ जाते थे, सबका सूर्य अच्छा रहता था, सब में तेज होता था, वाणी का सत्य होता था। लेकिन आज क्या है, सूरज बेचारा यहां से जाके, सूर्यदेव यहां से जाके और साउथ में आ जाते हैं, हम अपने बिस्तर नहीं छोड़ते हैं और चाहते हैं हम अपने सारे गोल अचीव कर लें, हम समाज के राजा बन जाएं। हमारे बच्चों से बड़ी उम्मीदें हैं। बच्चे 12 बजे तक उठते नहीं हैं, क्योंकि रात को 1 बजे सोते हैं, है कि नहीं? आजकल सब कुछ उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए हमारे घरों में प्रॉब्लम है, शरीर स्वस्थ नहीं है,
मेंटली हम लोग पॉजिटिव नहीं सोच पाते, फिजिकली हम वीक हैं, वो पावर नहीं है, तो क्या ये बैलेंसिंग वास्तु कहेंगे? नहीं। इस प्रिंसिपल को ध्यान रखने के लिए जिस तरफ आपका फेसिंग ऑफ द हाउस होता है उसकी एनर्जी को कैप्चर करने के लिए वैसा ही ओरिएंटेशन आपको करना चाहिए, वैसा ही कार्य दिन से रात तक करना चाहिए। समय का बड़ा रोल है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं। अगर आपका घर, शास्त्रों में दरवाजे चारों दिशाओं में बनाना अच्छा बताया है, सर्वतोभद्र द्वार बनाना, यानी कि जिस घर में चारों दिशाओं में दरवाजे हो वो घर सबसे उत्तम बताया गया। यानी कि आपको ईस्ट में भी दरवाजा खोल सकते हैं, वेस्ट में भी, साउथ में भी, नॉर्थ में भी। उसके पद बताए गए हैं। ईस्ट में आपका E3 E4 का पद बहुत अच्छा है आउटर पेरिफेरी पर। साउथ में आपका S4 का पद बहुत अच्छा है। W में यानी कि वेस्ट में आपका W4 का पद बहुत अच्छा है, और नॉर्थ में N3 N4 N5 का पद बहुत अच्छा बताया गया है। लेकिन दरवाजे आपके सिर्फ 8 हैं, लेकिन विंडोज एक घर में 18 बना सकते हैं। 18 विंडोज की धारणा बताई गई है। तो यानी कि दरवाजे के आसपास, कभी मेरे आगे लेकर आऊंगी मैं, मुख्य द्वार के आसपास हमेशा विंडोज को बनाने की बात कही गई है, ठीक है। बाकी हर दिशा में आप विंडोज को क्रिएट कीजिए और सुबह सूरज उगने के 2.5 घंटे पहले अपने घरों में वेंटिलेशन होने दीजिए। चाहे आपका घर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में हो, आपका जमीन से जुड़ा हुआ घर हो, अगर आपका वेंटिलेशन अच्छा नहीं, अगर आपका सनलाइट प्रॉपर आपके घर में नहीं आती, तो कितने ही वास्तु उपाय कर लीजिए, आप वास्तु दोष दूर नहीं कर सकते। क्योंकि जब भूमि पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, जिस जिस हिस्से में आपके घर में सूर्य की रोशनी आ रही है विंडो से, आपके घर के अंदर आपके आर्टिफैक्ट रखे हैं, आपके सोफा हैं, आपके प्लांट हैं, आपकी टेबल पर कुछ आपने रखा है, यही सारी चीजें होती है ना। मिरर लगे हुए हैं आपके घर में, कितने सीनरी लगी हुई है, कितने पेंटिंग्स है, कितने आर्टिफैक्ट्स हैं। जब सूर्य की रोशनी आपके घर में आती है और उन चीजों पर अपनी ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करती है, तो वो चीजें एनर्जी के साथ भर जाती हैं और वापस आपके घर के अंदर वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसीलिए आपके घर की ऊर्जाएं चैनलाइज होती हैं। आपके घर में पौधे रखे हुए हैं, चाहे बालकनी में हो, चाहे अंदर हो, चाहे आर्टिफैक्ट हो, आपके सोफा है, आपके फ्लोरिंग है, कुछ भी XYZ, तो उसके लिए क्या प्रायोरिटी बेसिस पर होना चाहिए? आज के बाद अपने घर के खिड़की दरवाजे ओपन करिए, उस एनर्जी का स्वागत करिए, और विद इन 15 डेज हम जुड़ते रहेंगे क्लासेस में। आप अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए कि अब आपको कैसा लग रहा है। वास्तु की ये प्रोटीन और सप्लीमेंट देते हैं आप। सूर्य की रोशनी आपके घर का सप्लीमेंट है, वेंटिलेशन आपके घर का सप्लीमेंट है। जैसे हम जिम करते हैं, उसके बाद आपके बच्चे प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं कि नहीं? वो सारी चीजें सूर्य की रोशनी में 7 रंगों में विद्यमान है, और ये 7 रंगों में जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारे घर के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर आप अपने घर की ऊर्जाओं को बढ़ाना चाहते हो तो सूर्य की रोशनी और वायु का वेंटिलेशन होना जिस दिन से शुरू हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, आपका मन शांत रहेगा, और एक पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर के अंदर आप जरूर महसूस करेंगे। अगले सिद्धांत की बात करते हैं। आपके घर की दहलीज कैसी होनी चाहिए? दहलीज का देखो बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं क्लास में इसको कम से कम 2 से 3 से 4 लेक्चर में हमारा दहलीज का
चैप्टर क्लियर होता है। नॉर्मल सा थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगी कि किसी के घर का दरवाजा, जैसे आपके शरीर पर आपका मुख होता है, आपके घर का दरवाजा आपके घर का फेस है। ठीक है, आप अपने फेस को ब्यूटिफाई करने के लिए कितना कुछ करते हैं हम लोग, पार्लर जाते हैं, श्रृंगार करते हैं, अपने बालों को संवारते हैं, है ना, नए ऑर्नामेंट पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, उसको ब्यूटिफाई करते हैं। कहने का मतलब क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा अगर फेस ना हो तो क्या शोल्डर से नीचे नीचे के बॉडी पार्ट से हमें कोई जान पाएगा क्या कि मैं रुचि शर्मा हूं, या ये अनिल कुमार जिला जी हैं, या सुचित्रा राव जी हैं, या प्रीति हैं, या राजेंद्र जी हैं? कोई जानेगा क्या? नहीं जानेगा। तो हमारा जो फेस है वो हमारी आइडेंटिटी है, किसी भी व्यक्ति की पहचान है। आपका आधार कार्ड पे आपका चेहरे की फोटो है, आपके हाथ पैरों की फोटो नहीं है ना। तो इसीलिए किसी भी घर का मुख्य द्वार आपके घर का चेहरा होता है। वो कैसा होना चाहिए, अब मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है। सुंदर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगली क्लास में जब जुड़ेंगे तो मैं आपको दरवाजे के साथ जोड़ूंगी। आज और बात करनी है इसलिए उसको छोटा ही पढ़ते हैं। आज थोड़ी सी तबीयत थोड़ी डाउन है इसलिए एनर्जी कम है। दहलीज में जब हम बात करते हैं तो उसको ब्यूटिफाई करिए। हमेशा आपका दरवाजा सुंदर पेंटेड हो, तोरण लगाइए अपने दरवाजे पर, ब्यूटिफाई कीजिए उसको। उसके दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए केसर से, और बीच में ओम हमारा ऑस्पिशियस सिंबल है उसको बनाइए। तो आपका दरवाजा कटा फटा नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जब खोलते हैं तो वो डरावनी आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा है आपका दरवाजा ओपन हो रहा है और खुलते हुए उसमें आवाज आ रही है तो उसमें ऑयलिंग करिए, क्योंकि आपका दरवाजा आपके घर की पहचान है। कोई भी व्यक्ति जिसका आलीशान दरवाजा है बाहर और अंदर चाहे खंडर है, तो बाहर से ही व्यक्ति ना दूर से ही समझ के ये करता हुआ, वाह बड़े रुतबे वाले आदमी है, बड़े ही सभ्य है, बड़े ही पावरफुल आदमी है, बोल देते हैं ना। तो अंदर जाके चाहे खंडर हो, अंदर कोई नहीं झांकता, आपका दरवाजा बता रहा है। ये है आपके दरवाजे की महिमा। एक व्यक्ति अपने आप को बहुत ब्यूटिफाई करता है, चेहरे को बड़ा सुंदर रखता है, पैर गंदे हैं, पैरों पे ध्यान ही नहीं है, बहुत सारी लेडीज करती हैं ऐसा। मन बड़ा दुखी है, अंदर अभी अभी हस्बैंड से लड़ाई करके आई है या अपनी सासू माँ से लड़के आई है, बाहर आते ही दिखाना है आई एम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कॉन्फिडेंट। तो ऐसे चेहरा देखो कैसे परसेप्शन चेंज करता है। सामने वाले को पता ही नहीं है क्या चल रहा है अंदर, क्यों बताना है, हमारी चीज है हमारे पास ही रहे। तो चेहरा बहुत कुछ डिपिक्ट करता है। यहाँ किसी के घर में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, आपका घर अंदर कैसा ही परेशान हो व्यक्ति, आपके घर का दरवाजा आपको प्रोटेक्ट करता है। क्यों बताना है, दुनिया आज सुनेगी कल रो के हंस के उड़ाएगी, क्यों बताना है। तो दरवाजा भी आपकी फीलिंग्स की कदर करता है। तो अपने दरवाजे को ऐसा बना के रखेंगे कि सामने वाला सोचे कि भाई बच के रहना इनसे, हमें सॉलिड आदमी, बड़े आदमी। तो ये तरीका है, बाकी डिटेल नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। तो ब्यूटीफाई कीजिए आप अपने, जैसे अपने चेहरे को सुंदर बनाते हैं हम, अपने दरवाजे को, अपनी दहलीज को भी बहुत अच्छे से रखते हैं। जब आप कोर्स में पढ़ेंगे ना, मेरे साथ जुड़ेंगे रेजिडेंशियल वास्तु में, कभी जुड़िएगा मौका मिले तो, कभी आपके स्टार्स चेंज होंगे तो डेफिनेटली जुड़ेंगे। उस समय पे देखेंगे कि ये जो दहलीज होती है इसकी अपने आप में ही कितनी बड़ी महिमा है। ये आजकल तो, पहले चौखट लगाते थे हम घरों में, ये चौखट लगती थी, आजकल तो त्रिखट हो गया है, नीचे का है ही नहीं ना पोर्शन। तो उसकी वजह से क्या क्या चीजें, तकलीफें हमारी जीवन में हमने अट्रैक्ट कर ली है, सब कुछ आपका दरवाजा बता देता है। इस दरवाजे के ऊपर पहला कदम रखते ही व्यक्ति ये जान जाता है कि इस घर में रहने वालों की स्थिति क्या है, क्या परेशानी है इस घर में।
कोर्स अभी आएगा सर, मार्च में ही आ रहा है, और इस बार हमने सैटरडे संडे की क्लासेस रखी हैं, जिसमें ज्यादातर क्यों कंप्लेंट आ रही थी बच्चों की कि उनको करना है कोर्स हमारे से, और टाइमिंग सूट नहीं हो रहा है। नहीं तो मेरा डेली 12 बजे का स्लॉट रहता है। अभी एडवांस वास्तु हमारा चल रहा है, और सैटरडे संडे में हमारा ये कोर्स आएगा, आगे मार्च में आने वाला है। तो उस समय पर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप आइएगा, ठीक है। तो डेट और वेबिनार, अभी तो मास्टर क्लासेस आएंगी तो आपको सूचित कर देंगे हम उसके लिए। जो भी इंटरेस्टेड है डेफिनेटली आइएगा। और एक्चुअली में जो वास्तु है ना, उसको जीना सीखिए आप लोग, किसी से भी सीखिए बट उसको जीना सीखिए, क्योंकि ये दीवारें आपके घर की ना आपसे बात करती हैं। आपके घर के अंदर ही सारी दीवारें हैं, जो आपको, कोई दीवार आपको पैसा देती है, कोई आपकी तकलीफ को समझती है। एक दीवार ऐसी भी है जो कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, वो वाली दीवार भी दिखाऊंगी आपको कौन सी होती है। बहुत सारा वो मैं कहने वाली हूं ना कि मजेदार है ये ना, इसको जीना सीखिए, करना मत सीखिए। वास्तु को जीना जिस दिन सीख लेंगे ना, उस दिन आपके सामने आपके घर की तस्वीर एक अलग ही निकल कर आएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रिंसिपल क्या ध्यान रख सकते हैं, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हमेशा क्लीन रखिए। अगर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष आप अभी महसूस कर रहे हैं, तो मेरी क्लास के बाद एक बार उठ के अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में जरूर जाकर देखिएगा, क्या है वहां ऐसा जो सोचने पर मजबूर कर रहा है। किसी भी वास्तु में, किसी भी घर में जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट होता है, वो आपके साउथ वेस्ट से संबंध रखता है। डायगनल टू डायगनल आपका घर, ये आपका नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, इस तरीके की संरचना होती है किसी भी प्लॉट की। ये बेल्ट इस बेल्ट के साथ संबंध रखती है, यानी कि अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आपके साउथ वेस्ट में भी कोई ना कोई दिक्कत होगी। मान लीजिए आप आंख बंद करके, अगर आपके साउथ ईस्ट में कोई दिक्कत है तो नॉर्थ वेस्ट भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक शरीर है तो दूसरा उसकी आत्मा है। शरीर से जब आत्मा अलग हो जाती है तो दोनों को तकलीफ होती है। शरीर और आत्मा का संबंध है डायगोनल टू डायगोनल। इन्हीं में ही मेल फीमेल भी डायरेक्शंस हैं। ये नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट की जो ये बेल्ट है, ये आपके घरों की मस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि मेल एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। पावर, पैसा, सोच, विजन, स्टेबिलिटी, आपका वंश, आपके पितृ, एक स्टेबिलिटी क्रिएट होती है आपके जीवन में। और आपके नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट की जो बेल्ट है, वो फेमिनाइन एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। अगर आपके फीमेल प्रॉब्लम में हैं घर के, यानी कि महिलाएं बीमार हैं, महिलाएं तकलीफ में हैं, महिलाओं को कोई दोष है, तो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट पोर्शन को जरूर देखिए। अगर आपके घर के पुरुष परेशान हैं, हेल्थ इशू है, फाइनेंस है, मेंटल है, फिजिकल है, व्हाटएवर, जो भी, वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट पर कोई दोष होगा, तो इस तरीके से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों एनर्जी जब मिलती हैं, तभी देखिए हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर, चार दीवारों को घर नहीं कहा जाता, चार दीवारें मिलकर सिर्फ मकान बनाते हैं। लेकिन जब महिला और पुरुष मिलते हैं, उस घर को, उस मकान को घर में तब्दील करते हैं, अपने प्यार से, प्रेम से, व्यवहार से, सलीके से उस घर को सींचते हैं, तब जाके कोई मकान, चार दीवारी घर में कन्वर्ट होता है। अपने भाव से अपने बच्चों के लिए अच्छा कुछ क्रिएट करते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, लाइक दैट। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके घर की एनर्जी
कैसी है। अब हम बात कर रहे हैं आपके घर का नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट शुड बी क्लीन, क्लटर फ्री और पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अभी जस्ट हमने पढ़ा, हमने देखा 90 डिग्री ईस्ट से सूर्य जब उगता है तो उसके 2.5 घंटे की पहले की रोशनी हमें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट तक आती है। कुछ हिस्सा आपका, मतलब ये पूरा बेल्ट यहां से यहां तक सूर्य की पॉजिटिव किरणों के साथ रिफ्लेक्ट होता है। सूर्य की किरणें जब नॉर्थ ईस्ट में फॉल करती हैं, सूरज पूरी रात, रात होने पर सूरज छिप जाता है, यानी कि पूरी रात वो साधना करता है कि अगले दिन मुझे दोबारा से निकलना है। प्रकृति का नियम है, सूर्य अपने नियम से उगता है, नियम से छिपता है। मेरे और आपके कहने मानने सुनने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे बड़े का उसको इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों को अपनी रोशनी देता है। उसने नियम ये बनाया है कि वो कुछ हो जाए, वो अपने डिसिप्लिन को नहीं छोड़ता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने घर में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो सूरज के बिहेवियर को अपने जीवन में ले आइए। आप राजा जैसे ना बन जाएं तो बताइए, लेकिन हम क्या करते? अपनी सुविधा के अनुसार काम करते। यहां पर सूर्य नॉर्थ ईस्ट में जो रेशो आती है रोशनी की, किरणों की, वो गोल्डन रेशो आती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में, जैसे आपने सुना होगा कि सब बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाने का स्थान है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। मंदिर बनाओ या ना बनाओ, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो जगह है, ये अपने आप में ही मंदिर जैसी एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। जब सूर्य की रोशनी इस भूमि के हिस्से पर पड़ती है तो जियोपैथिक एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक केमिस्ट्री क्रिएट होती है। यहां बैठकर आप 2 मिनट भी मेडिटेशन कर लो तो अपने इष्ट के साथ कनेक्ट हो जाते हो। इसीलिए यहां पर लोगों ने क्या किया? मंदिर बनाने की बात कर दी। मंदिर ही एक ऐसी जगह है जिसको हम साफ सुथरा रखते हैं, जहां साफ भाव से जाते हैं, जहां साफ तन से जाते हैं, मन से जाते हैं। तो अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है या नहीं मैटर नहीं करता। अगर आपने अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर क्लटर फ्री रख दिया, खाली रख दिया, तो आप समझ लीजिए पूरे घर की ऊर्जाएं यहां से पॉजिटिव हो जाती हैं और वो घर का वास्तु सबसे अच्छा ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसीलिए अगर आपको कोई प्लॉट मिले जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड हो, उसको आंख बंद करके उस प्रॉपर्टी को ले लेना चाहिए। जिसका नॉर्थ ईस्ट साफ सुथरा, खाली, क्लटर फ्री, कोई भी दोष नहीं है, उस घर का वास्तु कहीं पर कोई भी दोष हो तो ट्रीटेबल है, कोई दोष नहीं होगा। 70% वास्तु आपका यहीं से ही आपने ठीक कर लिया, 30% तो हम लोग ठीक कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं नॉर्थ ईस्ट को लेकर, बहुत बहुत 2 से 3 दिन का लेक्चर दिया जा सकता है, बट आज टाइम की शॉर्टेज है। इसलिए अगर आप अपने घर के वास्तु को इन 9 सिद्धांतों में काउंट करते हो तो उनमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है कि आप उसको क्लटर फ्री रखिए। यहां पर कोई भी सामान रखा है, कोई भी चीजें आपके कबर्ड रखा है, कबर्ड में, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है वास्तु पुरुष का हेड होता है, क्या आप हमेशा चाहेंगे कि आपके सिर के ऊपर हमेशा वजन रहे? कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं 24 घंटे? नहीं ना। यहां पर आपके घरों में कबर्ड्स बने हुए हैं, किसी किसी के घर में, उसके अंदर आपने सामान ठूस ठूस के भरा हुआ है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वायर्स हैं, आपके और भी सारे सामान भरे पड़े हैं। चेक कर लीजिएगा, उन घरों में मेंटल स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा,
माइग्रेन होगा, सरदर्द होगा और डिसीजन गलत होंगे, विजन नहीं कर पा रहे होंगे। उसके साथ अगर वायर रखे हैं अपने नॉर्थ ईस्ट में तो सर्वाइकल पेन उन घरों में देखा गया है। मेंटली स्ट्रेसफुल तो रहते ही हैं वो लोग, लेकिन उनके घरों में बाकी प्रॉब्लम्स भी ऑटोमेटिकली आ ही जाती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, उसको ध्यान रखिए। नंबर 6 पे आता है, इस प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखा जाता है कि आपके बेडरूम जहां पर भी बना हुआ हो, कहीं पर भी हो, उसकी प्लेसमेंट कैसे आपने की है। शास्त्रों में कहा गया कि आपके घर में हर जोन में मास्टर बेडरूम बना दिया जा सकता है। ये आपका ईस्ट है, ये नॉर्थ है, वेस्ट है और ये साउथ है। आपका बेडरूम कहां पर है, कहीं पर भी हो सकता है। आपका बेड प्लेसमेंट मैटर करता है, कहीं पर भी बना सकते हो। ऑप्शन होता है आपके घर में जगह कितनी है, क्योंकि एक घर में कई सदस्य होते हैं, सबको अलग अलग सोना पड़ता है, अलग अलग उनकी प्लेसमेंट देनी पड़ती है। तो शास्त्रों में कहा गया कि हमेशा आपके घर का बेड हेड, यानी कि सोते हुए आपका हेड साउथ की तरफ होना चाहिए और आपके पैर नॉर्थ की तरफ होने चाहिए। चाहे आप किसी भी बेडरूम में हो, हर जगह अपने बेड की प्लेसमेंट ऐसे करें कि आपका जो पैर है वो नॉर्थ की ओर जाए, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अगर आपने इसका ऑपोजिट कर लिया तो नॉर्थ पोल से जो भी ऊर्जाएं आएंगी, अगर आपने इस तरफ हेड किया हुआ है तो आपके सिर में से वो ऊर्जाएं पास थ्रू होके आपके पैरों में से निकलती हैं। लेकिन अगर आपने हेड साउथ में किया तो आपके पैरों में से ऊर्जा आएंगी और हेड में से निकलेंगी, तो एक पॉजिटिव सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी यहां क्रिएट होता है। इसीलिए हमेशा नॉर्थ में पैर होने चाहिए, साउथ में आपका हेड होना चाहिए। अब अगर ईस्ट में है तो या तो साउथ में हेड होगा या ईस्ट में हेड होगा, दो ही प्लेसमेंट दी गई है। वेस्ट में पैर, ईस्ट में सिर होगा तो वेस्ट में पैर हो जाएंगे, साउथ में हेड होगा तो नॉर्थ में पैर हो जाएंगे। यही तरीका, यही प्लेसमेंट ऑफ बेडरूम आपके बेड्स के लिए बेस्ट बताई गई है। तो ये ध्यान रखना है, इस प्रिंसिपल को हमेशा ध्यान रखते हुए अपने घरों के प्लेसमेंट को, में बेडरूम में बेड के प्लेसमेंट को चेक करिए। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं बेडरूम के चैप्टर में, कम से कम पूरा दिन 2 घंटे की क्लास चलती है। अब यहां पर आपके किचन को किस तरीके से फायर जोन को बैलेंस करना है, ये भी सबसे, अग्नि तत्व को बैलेंस करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके घर में जब भी खाना बनता है किचन में, तो साउथ ईस्ट की किचन सबसे अच्छी होती है। लेकिन अगर आपके पास ईस्ट में किचन है, आपकी साउथ में किचन है, आपकी वेस्ट में किचन है, कहीं पर भी किचन है, उसके लिए अगर आप टाइम को, सूर्य की ओरिएंटेशन को ध्यान में रख के खाना बनाते हो, तो जिसकी किचन ईस्ट में भी है, वैसे तो दोष है, लेकिन इस ईस्ट की किचन में अगर व्यक्ति या महिला या घर के सदस्य सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में ही खाना बना लेते हैं, तो ईस्ट की किचन भी उनको कोई दोष नहीं देती। ठीक है। अगर साउथ ईस्ट की किचन है, बहुत अच्छी बात है, अग्नि तत्व खुश होते हैं, यहां चूल्हा रखने से, अग्नि जलाने से बैलेंस अग्नि क्रिएट होती है। लेकिन अगर इसी अग्नि में आप दोपहर के 3 बजे खाना बना रहे हो, तो ये अग्नि भी रुष्ट हो जाती है, आपको दोष देगी, हेल्थ इश्यूज देगी। यही अग्नि अगर साउथ में है और आप खाना बना रहे हो 12 से 3 के बीच में, तो यहां सूर्य अपने रौद्र रूप में होता है, खाना दूषित होगा।
वेस्ट में भी किचन बनाया जा सकता है। कभी भी साउथ वेस्ट में ना किचन हो, ना टॉयलेट हो, ना कोई और दोष हो, ओपनिंग भी ना हो। जिनके घरों में होता है उनके घरों में बहुत सारी समस्याएं अनायास ही आ जाती हैं। वेस्ट में भी किचन बनाया जा सकता है क्योंकि जल के देवता का स्थान है। शास्त्रों में कहा गया भोजन में स्वाद देने के लिए जल का होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर वेस्ट में वरुण देवता जल के देवता हैं। वेस्ट में किचन हो तो उस किचन का खाना बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। आप देखिए कई बार किसी रेस्टोरेंट में जाने का मौका मिले, किसी किसी रेस्टोरेंट का खाना इतना बेस्वाद होता है, बेशक कितना ही पैसा ज्यादा लेते हैं लेकिन स्वाद होता ही नहीं है। तो ऐसे जगह पे देखना कि उनके जो किचन होते हैं ना वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में होते हैं, उनके हिसाब से उन्होंने वेस्ट में बनाया। लेकिन अगर डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन के जोन में बनाया तो खाना अच्छा नहीं बनता है। वेस्ट में किचन है तो बना सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में किचन है जिसकी है वहां पर भी हो सकता है, बट ये लास्ट ऑप्शन है क्योंकि चंद्रमा जो है नॉर्थ वेस्ट में बड़े ही पॉजिटिव अपने तत्व के साथ होता है, जल के साथ संबंध है, तो यहां भी किचन बना सकते हैं। तो यहां पर टाइम का और सूर्य की रोशनी का बहुत महत्व होता है। जब भी व्यक्ति सूर्य की ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग अपने किचन को बनाता है, घर में सुविधा देता है, या तो ओरिएंटेशन में ध्यान रख ले, अगर गलत ओरिएंटेशन हो गया है तो फिर समय का ध्यान रखते हुए अपने खाने को भोजन को पका ले तो उसके घर का दोष, अग्नि तत्व का दोष कम हो जाता है। बाकी तो सारा ट्रीटमेंट बहुत लंबा प्रोसेस है किचन का। गलत पद पर आ जाए तो उसको हील कैसे करेंगे, उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है, आपके घर का स्लोप और रेज्ड आपके घर के दुख और तकलीफों के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी घर का स्लोप, चाहे आपका ओरिएंटेशन कितना ही अच्छा हो, आपने साउथ ईस्ट में किचन बना दिया, आपने वेस्ट में अपना पूजा घर बना दिया, आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है, आपका ओपन एरिया है, नॉर्थ ईस्ट आपका बहुत अच्छा है, आपका नॉर्थ वेस्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन ओरिएंटेशन अच्छा हो गया, लेकिन आपका जो स्लोप है वो टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, वेस्ट, साउथ की तरफ हो गया, तो समझ लीजिए ये कोई भी चीजें आपका साथ नहीं देंगी। क्या हुआ, ये ऊर्जाएं नेगेटिव हो गई। ग्राउंड लेवल पर भूमि की ऊर्जाएं चैनलाइज हो गई, यहां शिफ्ट हो गई, जिससे आपके सारी घर की ऊर्जाएं जिनको नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट में जाना था, अगर वो उल्टी दिशा में बह रही हैं तो क्या हुआ, सारे दोष उत्पन्न हो जाएंगे, आपको कर्जा हो जाएगा, फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, बिजनेस डूब जाएगा, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, आपके घर में ये लगेगा किसी ने कुछ किया हुआ है, डरावने सपने आते हैं, कोई भी प्लेसमेंट, मतलब स्थिति बदतर होती है। एक रीजन है स्लोप गलत हो गया। दूसरी चीज अगर क्या देखेंगे, आपका रेज्ड पोर्शन, हमेशा वास्तु इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि आपका वेस्ट में, साउथ वेस्ट में और साउथ में आपका सारा ओरिएंटेशन बनना चाहिए। आपका नॉर्थ और ईस्ट यहां लो लाइनिंग होना चाहिए। इस हिस्से से ये जो आपका जो रूम्स बने हुए हैं वो यहां बने हुए हैं इस पे, इसलिए यहां छत पे आकर देखोगे तो ये गहराई हुई, यहां कुछ नहीं बनाया हमने, तो ऑब्वियसली ये रेज्ड होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए आपके नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट से,
लेकिन अगर ये उल्टा हो गया तो आपके घर का कोई भी पॉजिटिव ओरिएंटेशन आपको सहयोग नहीं करेगा। कितना ही वास्तु कर लीजिए, ये दो प्रिंसिपल अगर आपके नेगेटिव हो गए तो आपका पूरा का पूरा वास्तु खराब हो गया। इसीलिए अपने घरों के स्लोप को बहुत ध्यान देना है। इन स्लोप के माध्यम से ही लाइलाज बीमारियां जिनके घरों में, आपने सुना नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कैंसर देता है ना, बहुत सारी और चीजें भी कैंसर देती हैं। आपके घर का स्लोप अगर उल्टा हो गया तो आपके घर का वेस्ट और साउथ भी आपको कैंसर दे देगा। टॉयलेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एनर्जी शिफ्टिंग यहां रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आपके घर का ब्रह्म स्थान, किसी भी घर का ब्रह्म स्थान अगर एनर्जी अच्छी नहीं है, अगर कोई भी क्लटर है, कोई वजन है, किसी तरीके का कोई भी दोष है, तो आपके घर का ब्रह्म स्थान अगर प्रॉब्लम में है तो वो घर कितना ही वास्तु उपाय कर ले पॉजिटिव नहीं हो सकता। हमेशा अपने घर को वास्तु, ये ब्रह्म स्थान को खाली रखिए, चाहे छोटे से छोटा ही क्यों ना हो। जब आप हमारे क्लासेस से जुड़ते हैं वहां पर आपको प्रॉपर डिग्री निकालना सिखाते हैं, इनकी दिशाएं निकालना सिखाते हैं, प्रॉपर ब्रह्म स्थान निकालना सिखाते हैं, उन पे देवता मार्किंग करना सिखाते हैं, भूमि विभाजन करना सिखाते हैं। उस तरीके के बाद आप कैसे ओरिएंटेशन करोगे अपने घर में, और उसके बावजूद छोटे से छोटे घर में भी आप अपने ब्रह्म स्थान को कैसे प्रिजर्व करोगे, वो सब कुछ बताते हैं। अगर यहाँ पर टॉयलेट है, किसी की दीवार है, कुछ भी आ गया है, तो उसको कैसे आप दोष मुक्त करोगे, वो बहुत ही एक बारीकी से काम किया जाता है। उसकी कुछ रेमेडीज भी होती हैं, लेकिन सिंपल और नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो अपने घर के ब्रह्म स्थान को हमेशा क्लटर फ्री रखिए, कोई भारी ऑब्जेक्ट मत रखिए, क्योंकि यहाँ पर वास्तु पुरुष की नाभि आती है। जैसे आपकी शरीर की नाभि आपके बच्चे के जन्म से जुड़ी हुई होती है, इतनी सेंसिटिव होती है, तो उसके ऊपर कोई भी दोष आ जाए, भार आ जाए, गंदगी आ जाए, तो पूरे के पूरे घर का दोष सर्वनाश में बदल जाता है। उस घर का ग्रोथ कभी हो ही नहीं सकता, और एंड में उस घर को छोड़कर ही जाने की नौबत व्यक्ति के ऊपर आ जाती है। तो ऐसी गलतियां करने से हमें बचना चाहिए। बहुत डिटेल में बात करनी है तो डेफिनेटली आपको क्लासेस में आना होगा, बट ये छोटी छोटी चीजें भी आप अपने घरों में ध्यान रख के अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हो, अपनी ग्रोथ के तरफ एक पैर जरूर बढ़ा सकते हो। अगर आज की क्लास के रिगार्डिंग किसी के कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड्स नाउ। क्वेश्चन टाइम। सेशन कैसा लगा? जो नए जुड़े हैं हमारे से फीडबैक दे सकते हैं। विंडोज सबके ऑफ है। जो नए जुड़े हैं उनको कैसा लगा? फीडबैक भी नहीं देना चाहेंगे क्या? कुछ कहना है किसी को? मंजू जैन जी बोल रहे हैं नाइस नाइस, थैंक यू मैम। वेरी गुड मोहन जी, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, थैंक यू सुचिता जी। अनिल जी कह रहे हैं बढ़िया, बोल भी सकते हैं अनिल जी। आपको कैसा लगा? आपको मैंने पहली बार देखा है क्लास में, आइए सब बात करिए। कहाँ पर हैं आप? दिख नहीं रहे मुझे जी। जी सुचित्रा मैम, आप सब फ्री हैं, बात कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम। Very nice class, very interesting, and you make it very understanding, easy to understand. We don't know much about Vastu, but it was quite clear. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for everything. मैम नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो क्या रेमेडी कर सकते हैं? नहीं हो सकता है किचन? आपका एंट्रेंस कौन से जगह पर है?
Main entrance is east only. ईस्ट। हाँ, अब वो देखना होगा नॉर्थ वेस्ट में कौन से पद पर आपका चूल्हा रखा है, मेनली दैट योर स्टोव कौन से पद पर है वो डिपेंड करता है। स्टक हो गई आपकी वीडियो सुचित्रा जी। जी अनिल जी आप बात करिए इतने। मैम नेटवर्क इशू है आपके साथ शायद थोड़ा सा। आपका एक्सप्लेनेशन एंड वास्तु का थिंकिंग डायरेक्शन टोटली डिफरेंट है मैडम, दूसरे लोगों से जो सिखाते हैं। जी एंड जी इट इज जी, प्रैक्टिकल एंड वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू, एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सुचित्रा मैम जी कुछ कहना था आपको अभी? Yeah. Am I audible, ma'am? यस यस यस, या बोलिए बोलिए सुचित्रा जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। थैंक यू Yes. नवीन जी। जी बोलिए मैम, बोलिए, मैं सुन पा रही हूँ आपको। I said it's in the वॉइस ब्रेक हुआ। कोई नहीं, आज स्टार नहीं काम कर रहे हैं, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। फ्रीज हो गए आप। चलिए, किसी को और को कुछ कहना है? नहीं तो फिर विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीक मिलेंगे। जी मैम। हाँ जी मैम, बोलिए बोलिए बोलिए, अनम्यूट हो गए हैं आप, बोलिए मैम। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे है मैम। कॉर्नर पे तो है, बट उसमें देखिए ना कौन से पद पर है, वो है The बिल्कुल last एग्जैक्ट one. कॉर्नर पे। Yeah, the last one. दो तरह के लास्ट होंगे यहाँ, देखिए ये दो तरह के लास्ट हुए ना। Yeah, एक where तो नॉर्थ में the आया, एक वेस्ट का लास्ट आया, एक नॉर्थ का लास्ट आया। कौन सा? where it meets, ma'am. Where it meets. तो आप क्या ट्रायंगल पे रखते हैं उनको? No, I said facing west. फेसिंग वेस्ट, तो वेस्ट वाले कॉर्नर पे आया ना, तो Yeah, west वाले। वहां पर रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बट उसको थोड़ा सा ट्रीट करना होता है, क्योंकि अगर आप, अब उसमें भी डिपेंड करता है, जैसे आप बता रहे हैं, डेफिनेटली मैं मान रही हूँ। आपकी कोई समस्या आ रही है क्या? कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप घर में? है, थोड़ा बहुत है घर में। बताएंगे नहीं, वो थोड़ा बहुत से तो नहीं समझ में आता ना, बताएंगे समस्याएं तब समझ में आएंगी कि क्या प्रॉब्लम क्या है। रिलेशनशिप्स वगैरह, रिलेशनशिप्स हैं, ओके। और क्या दिक्कत है? नहीं, नथिंग एल्स। हाँ, तो आपका जो चूल्हा जो रखा हुआ है वो वेस्ट की बेल्ट पर है, अगर आप देख रहे हैं तो वेस्ट की तरफ, तब भी आप फेस उस तरफ कर रहे हैं। यस। किसी को एडिक्शन है क्या घर में? एडिक्शन तो नहीं है किसी को घर में? ओके। और लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा? नहीं। और मन कैसा रहता है आपका? काफी अपनी बात कह पाते हैं? नो, थोड़ा मुश्किल। मन में सप्रेस करके रखते हैं, चीजों को लेट गो कर पाते हैं क्या? नो, या दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए मैंने बोला आपका चूल्हा जो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पे है। जो देवता पद आते हैं वो प्रॉपर नॉर्थ में भी नहीं है। जब आप डिग्री करोगे तो आप पाओगे उसी जगह। आपकी बातें, आपके सेंटेंस आपके घर की दिशाएं बता देते हैं। आप जो बात नहीं कह पा रहे हो जब भी, और आपके खाने में ज्यादा टेस्ट भी नहीं आता होगा। बच्चे कंप्लेंट करते हैं आपको खाना स्वाद नहीं है, टेस्टलेस है, या वो मजा नहीं आता खाने में। बाहर से फूड ज्यादा आता होगा घर में, बच्चे बाहर ही खा के आ जाते होंगे। सुचित्रा जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, नेटवर्क में आइए प्लीज। तो कई बार ऐसा होता है, हम बिना डायरेक्शन जाने एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ कॉर्नर है तो हमारा वही पद होगा, बट जब एक्चुअल में हम डिग्री निकालते हैं आपके घर की और मार्किंग करते हैं, उसके बाद आपके जो पद निकलते हैं आउटर पेरिफेरी पे, आपकी आउटर दीवार के पास आपकी ओरिएंटेशन होती है। वहां पर किचन बनता है, वॉशरूम बनता है, बहुत सारी चीजें बनाते हैं आप लोग। तो वो कौन से पद पर आता है, उस पद पे एक एक देवता की एनर्जी होती है। दिशाएं नहीं होती, दिशाओं का अपना कोई एट्रीब्यूट नहीं होता।
एक्चुअल में उस जी। दिशा में, उस जोन में जो देवता होते हैं, वास्तु पुरुष होता है सबसे पहले, वास्तु पुरुष के ऊपर जो देवता एनर्जी फील्ड होता है वो ही अपनी एनर्जी वहां देता है। जैसे हमने बात की ईस्ट में सूरज निकलता है, तो सूरज की रिफ्लेक्शन आपके घर में कैसी होगी? ऑब्वियसली Yes. आपका तेज, आपका एक राजा जैसा रुतबा होगा। वो किससे धारणा की हमने? दिशाओं का जो गुण धर्म है, अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है एक्चुअल में, उनको आइडेंटिटी दी है उनके देवताओं ने। तो आपका जो किचन है मैम, Okay. डेफिनेटली आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आएगा। आपको लग रहा है Yeah. नॉर्थ वेस्ट में। अगर आप अपनी बात को Yeah. कह नहीं पाते, अंदर ही अंदर घुटते हैं, कई बार खाने की भी कंप्लेंट आपको सुनने में आती हो कि बच्चे कहते होंगे खाना स्वाद नहीं है, नहीं होता है ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। बट सम टाइम ऐसा फील होता होगा। तो हाँ, या मैं सॉल्ट ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ है वही, कभी मैं तो कभी। वही बोल रही हूँ मैं। कान इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, बात वही है, मतलब वही है, मीनिंग समझने की कोशिश या करिए। तो या ये गॉट इट। समस्याएं आपको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में किचन होने से, चूल्हा एक्चुअली आपका नेगेटिव पद पर है। जिस दिन आप उसको देखो, 2-3 समस्याएं होती है, पूरा डिटेल रेमेडी तो ऑब्वियसली हम यहाँ नहीं बता सकते, उसके लिए कोर्स करना होगा। आप आइए हमारे रेजिडेंशियल में, आपको उसी पद को भी बैलेंस करके दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो वेदों से जो बेसिक जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वहां नेगेटिव, उसको सप्रेस करने वाली चीजों से ब्लॉक करते हैं। सिर्फ एक मार्बल रखना, मार्बल लगाना ही हमारी रेमेडी नहीं है। हमारी रेमेडी टोटली डिफरेंट होती है। हम कोई भी टेप वास्तु नहीं करते हैं, कोई भी लोहा और कोई भी एल्यूमिनियम हम लोग यूज नहीं करते हैं। जैसे क्लास आपको थोड़ी सी एकदम से अलग लगी है, वैसे ही आपको रेमेडीज भी बहुत अच्छी लगेंगी। कोई हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट आज क्लास में है तो यू कैन गिव योर फीडबैक, आरती जी दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक मैटर करती हैं। आपको एक तरह से आपको चीजों को समझना होगा मैम, उसके बाद ही सोल्यूशन करेंगे तो ज्यादा मजा आता है करने में। रेमेडी हर चीज की होती है ना जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। जी जी बिल्कुल। चलिए, आरती जी कहना चाहेंगे कुछ? बता दीजिए, आप थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड। मैम का मैंने देखा था दिवाली के टाइम पे हमने वास्तु हवन किया था मैम के साथ। इट वाज टू गुड। मुझे उससे पहले ही ज्वाइन करना था बट मैं कर नहीं पाई थी, लेकिन अभी मेरे को चांस मिला तो मैंने देवता एनर्जी वास्तु शुरू करा है मैम के साथ। शी वॉज सो गुड। मतलब छोटी छोटी रेमेडीज हैं जिसमें हम भोग डालते हैं, कुछ पतरा रख देते हैं उनका, उससे करके बहुत सारी चीजें मतलब आप डे टू डे लाइफ में रिजॉल्व कर सकते हैं देवता एनर्जीज को। मतलब उनको सीख के, उनको समझ के। और मैम इतने इजी वे में समझाते हैं ना कि आप एक दो बार उनको सुन लो और पढ़ लो तो आपको ऐसे ही याद हो जाते हैं। मतलब द काइंड ऑफ शी इज टेलिंग कि हाँ ये उनका आईज है, आईज के साथ ये चीजें होनी चाहिए देवता की, उस हिसाब से आप उसको ट्रीट करो, उस हिसाब से समझो। तो मतलब आप मतलब अपनी बॉडी में ही उसको समझ समझ के आप वो अपने उसमें फीड कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बस आपको बहुत डीपली घुस के उसको करना है। 2-3 बार मैम डिटेल में इतना समझाती हैं कि स्टोरी वाइज कि आपको वैसे ही याद हो जाता है। बाकी वो है कि हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं उसको रिवीजन करने का, दैट इज आवर ड्रॉबैक। लेकिन इतने अच्छे से हम समझाती हैं कि हाँ आप मतलब टाइम भी पूरा देती हैं, ऐसा नहीं है कि फटाफट फटाफट खत्म करना है उस चीज को जी। तो आई वॉज थरली इम्प्रेस एंड मैं तो बोलूंगी कि आप आइए, मैम को ज्वाइन करिए। मतलब डे टू डे लाइफ में मतलब नॉर्मल डिफरेंट वास्तु से ये डिफरेंट है, बिकॉज मैंने भी किया है वास्तु अलग अलग, लेकिन जो मैम का तरीका है सिंपलिसिटी से बताना, तो वो दैट इज वेरी गुड। मतलब यू कैन आस्क एनी टाइम एंड शी हैज कि हाँ किसी को कुछ पूछना है तो आप, मुझे टाइम भी दिया हुआ इन्होंने कि आप मुझसे पूछ लो। वो हमारी वो है कि हम मैम को पकड़ते नहीं है कि मैम बता दो, अदरवाइज शी इज ऑलवेज रेडी। क्वेश्चन है जी जी लास्ट तक। ऑलवेज जब आप रेडी, लोगों से मैं देखो ऑलवेज रेडी। फीडबैक ले ही रही हूँ कि नहीं दीजिए, आप बताइए, नहीं तो ओके टाटा बाय बाय हो सकता था। बट ये आपका प्लेटफॉर्म है, जरूरी है आपके व्यूज यहाँ पर आना, अच्छी बात।
हाँ, मतलब कोई तो हमें होना चाहिए ना कि आपकी मतलब आपके क्वेश्चंस को आंसर दे, रिजॉल्व करे। एंड शी इज द काइंड कि हाँ जी नहीं जी पूछो, एंड डांटती भी है कि हाँ तुमने ये गलत क्यों बताया, बट ये कि हाँ शी इज वेरी केयरिंग कि हाँ मेरा स्टूडेंट जिसको मैं पढ़ा रही हूँ उसको पूरी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं ऑफिस में होती हूँ तो इतने उससे अटेंड नहीं कर पाती है, बट मैं सुनती सा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद ये है कि हाँ एक लाइव टू, मैं मैम को रिक्वेस्ट भी करा मैम कि प्लीज लाइव टू लाइव लाना, टाइमिंग्स प्लीज अपनी रखना नहीं, ताकि नेक्स्ट आई कैन टाइम मैं ज्वाइन। लेकर आ रही हूँ। अभी मार्च से ही शुरू हो रहा है अपना रेजिडेंशियल, और 7 o'clock का टाइम रहेगा उसका, और सैटरडे हाँ संडे में मैम, रहेगा। तो आप यस सबके बात को, क्योंकि बहुत स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 12 बजे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं जो वर्किंग होते हैं, तो उनके लिए एग्जैक्टली मुश्किल मैम। होता है। तो रेजिडेंशियल इस बार सैटरडे संडे आ रहा है, बाकी जो है रेमेडियल कोर्सेज वो तो चलते ही रहेंगे अभी। यस मैम। तो मार्च में 2-3 कोर्सेज आ रहे हैं, आप लोगों को मजा आएगा करने में। तो यस मैम। और हमारा सबसे बड़ी बात ओकलशाला ने ये दिया है कि एक बार आपको पे करना है और सेकंड टाइम आपको उसी कोर्स को फ्री में रिपीट करने को दिया जाएगा। पे एक बार करना है, पर 2 बार आप क्लास में लाइव ज्वाइन होके सीख सकते हो। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रैब करना आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई और प्लेटफॉर्म इस तरीके से करता होगा, बट हमें वही है कि जो सीखना, जो ऑथेंटिक वास्तु है वो घर घर पहुंचना चाहिए। सिर्फ एक ही विजन है हमारा, और सबको हक है अपने घर को संवारने का, अपने घर को पॉजिटिव करने का। सिर्फ यही मोटिव है, बाकी आप सभी के हाथ में है। थैंक यू सो मच आरती जी, थैंक यू। यस मैम, थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू Thank you एवरीवन। so much. जी जी, Thank you, ma'am. थैंक यू। चलिए फिर विदा लेते हैं। विदा लेने से पहले एक बार अपनी विंडोज ऑन कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं अपने मेंटर का। मैं आज आपकी मेंटर हूं तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपको टाइम दिया आप लोगों ने इतना, और थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विजन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।